हेलो स्टूडेंट, मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा सॉलिड स्टेट के जितने भी लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। 3 टॉपिक बचे हुए हैं हमारे। फर्स्ट टॉपिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लास्ट टॉपिक जो है वो बैंड थ्योरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के अंदर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई भी सब्सटेंस या एटम्स मैग्नेटिक नेचर का कब होता है, जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट होंगे और एक ही डायरेक्शन में रोटेट या स्पिन होने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा और इसी रीजन से जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। और मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट बोर मैग्नेटॉन होती है। मैग्नेटिक मोमेंट का पूरा डिस्कशन मैं डी ब्लॉक के चैप्टर में कर चुका हूँ। अब इन मैग्नेटिक सब्सटेंस को जो है मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो वो कैसा बिहेव करेंगे, उसके बेस पर 5 पार्ट के अंदर सब्सटेंस को डिवाइड किया गया है। तो इट मीन्स मैं यहाँ पर कह सकता हूँ the magnetic property of substance is due to spin of electron in orbitals. It is calculated in term of magnetic moment based on behavior of substance when placed in magnetic field. There are classified into 5 classes. अब मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके का एक फ्लो चार्ट बनाया है। इसमें एक तरफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, दूसरी तरफ उनके बारे में डिस्क्रिप्शन, फिर इलेक्ट्रॉनों का अलाइनमेंट किस डायरेक्शन में होगा और फिर एग्जाम्पल लिखे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो वीकली या फेबली रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, यानी कि मैग्नेट में इनको रख दिया जाए तो ये दूर हटने की कोशिश करेंगे। अब इसका रीज़न ये है कि इन ऑर्बिटल्स के अंदर ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे पेयर्ड होते हैं और पेयर्ड होने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट नहीं होगा और मैग्नेटिक बिहेवियर वो शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम देखना चाहें तो मैंने पी ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन बताएं और ईच ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अपोजिट स्पिन के हैं। इस कारण से जो मैग्नेटिक मोमेंट एक इलेक्ट्रॉन के थ्रू जनरेट होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो है अपोजिट स्पिन होने के कारण कैंसल आउट हो जाता है और नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट रहता है वो ज़ीरो रहता है। इसके एग्जाम्पल जो है TiO2, V2O5, NaCl और C6H6, यानी कहने का मतलब जितने भी नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स हैं और इनर्ट गैस हैं वो सारे के सारे जो होते हैं डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है पैरामैग्नेटिक। अब ये जो होते हैं वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये अट्रैक्ट होते हैं और अट्रैक्ट होने का मेनली रीज़न क्या है, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का एक ही डायरेक्शन में स्पिन होगा और इस रीजन से मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। अब मैं इसको इलेक्ट्रॉनिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए पी ऑर्बिटल है, एक तो पेयर्ड है और 2 अनपेयर्ड है। यहाँ पर मैंने बात कही है कि वीकली यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कम होगा और नंबर कम होने के कारण ये वीकली अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्ट होने का मेन रीज़न क्या था, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। वीकली अट्रैक्ट क्यों होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखें CuO। नेक्स्ट थर्ड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा कि ये जो सब्सटेंस होते हैं एक बार किसी मैग्नेट के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो परमानेंटली मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं या मैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। इसके एग्जाम्पल जो है Fe, Ni, CO, CrO2। और ये एग्जाम्पल आपने बचपन में देखा होगा कि जब आयरन को मैग्नेट के कांटेक्ट में रखते हैं तो वो हमेशा ही मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, फिर उस पर से भले मैग्नेट हटा दिया जाए। अब नेक्स्ट बात करें वो है एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो जीरो होता है। जीरो होता क्यों, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट देखा जाए तो एक क्लॉकवाइज है एक ऑर्बिटल के अंदर, दूसरे ऑर्बिटल में एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। यानी इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है लेकिन इलेक्ट्रॉनों का स्पिन जो है वो
अपोजिट होने के कारण जो है इनका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल होने के कारण जो है ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं, या कह सकते हैं इनका नेट डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। अब इसका एग्जांपल देखें, MnO, MnO2, Mn2O, FeO, Fe2O3, NiO, Cr2O3, COO, CO3O4। तो ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट फेरी मैग्नेटिक। अब फेरी मैग्नेटिक के अंदर क्या होगा कि नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा वो जीरो नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, यानी नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इनमें डाइपोल मोमेंट लिटिल होता है या नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ऐसा किस कारण से होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है उन इलेक्ट्रॉनों का स्पिन जो है चेंज हो जाता है। कैसे? एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इक्वल अरेंजमेंट नहीं चलता है, इक्वल रोटेशन नहीं चलता है। इस कारण से यहाँ पे होता है कभी क्लॉकवाइज हो रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, फिर क्लॉकवाइज हो रहा है। और इसके एग्जाम्पल जो है Fe3O4 और फेराइट इसके एग्जाम्पल है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी। एक बार मैं वापस बताना चाहूँ तो सबसे पहला सब्सटेंस जो लिया था हमने डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक में इतना ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में वीकली रिपेल होते हैं। और रिपेल क्यों होते हैं? क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक का मीन्स है कि ये वीकली अट्रैक्ट होंगे। और वीकली अट्रैक्ट क्यों होंगे? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक आध पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है फेरोमैग्नेटिक। अब फेरोमैग्नेटिक का मतलब क्या है कि ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर और रखने के बाद भी जो है वो मैग्नेट का बिहेवियर करेंगे। इसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिक। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड होते हैं, लेकिन अलग अलग ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका स्पिन अपोजिट होता है, और अपोजिट होने के कारण जो है इनका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। अब नेक्स्ट बचा है वो है फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म में इतना ध्यान रखना है कि इनका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होता है। इट मीन्स डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का स्पिन डिस्टर्ब हो रखा होता है। कभी एक साथ 4-5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो कभी इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो इस रीजन से रैंडम अरेंजमेंट के कारण या रैंडम स्पिन के कारण जो है ये फेरी मैग्नेटिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के अंदर सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि एक्सटेंट ऑफ कंडक्टिंग नेचर, यानी कितनी कंडक्टिविटी करता है इलेक्ट्रिसिटी की, उसके बेस पर सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कंडक्टर। अब इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है 10⁴ टू 10⁷ सीमन मीटर इनवर्स। सीमन जो है ऐसा यूनिट है कंडक्शन की। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सेमीकंडक्टर, जिनकी जो रेंज होती है 10⁻⁻⁶ टू 10⁴ सीमन मीटर इनवर्स। और थर्ड जो बचा वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर में 10⁻⁻10 टू 10⁻20 सीमन मीटर इनवर्स। एक नया टर्म जो आया है वो है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब है सब्सटेंस के अंदर किसी टाइप का कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही हो, यानी कि नेट इलेक्ट्रिसिटी अपने को प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पर व्हेन एनी मटेरियल लॉसेस इट resistance for electrical current, then it is called superconductor. Kamerlingh Onnes observed this phenomena at 4 Kelvin in mercury, यानी मरकरी को 4 केल्विन पर यह फिनोमेना ऑब्टेन किया था। बस इसमें इतना सा ही हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बैंड थ्योरी। अब बैंड थ्योरी के अंदर क्या है कि 11th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है उस 4 के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या एमओटी के अंदर जो है क्या कह रहा है, एमओटी के अंदर क्या कहा गया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अब उससे आगे की बात ये कर रहा है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं तो ये इस टाइप से अरेंज होते हैं कि छोटे छोटे बैंड का फॉर्मेशन कर देते हैं। और ये बैंड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कंडक्टर बैंड एंड सेकंड इज वैलेंस बैंड। तो इसको मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। अकॉर्डिंग टू एमओटी, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, these orbital are arranged to form that manner and form 2 types of band.
फर्स्ट इज कंडक्टर बैंड, सेकंड इज वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड के बीच का जो गैप होता है उस गैप को बोलते हैं फॉरबिडन जोन। द गैप बिटवीन कंडक्टर एंड वैलेंस बैंड is called forbidden zone. Based on these band and forbidden zone, the substance are थ्री टाइप्स, यानी कि कंडक्टर बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन जोन के बेस पर जो है सॉलिड को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो हमने पहले पढ़े हैं। अब ये थ्री टाइप कौन कौन से होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने एक बैंड बनाया और इसके नीचे भी एक बैंड बनाया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, नीचे वाला बैंड जो है वो है वैलेंस बैंड है और ऊपर वाला बैंड जो है कंडक्टर बैंड। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं फॉरबिडन जोन। तो यहाँ पे दोनों को मैंने अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर देखें कि फॉरबिडन जोन बहुत कम है, तो जब वैलेंस बॉन्ड और कंडक्टर बॉन्ड के बीच में लिटिल फॉरबिडन जोन हो तो उसको बोलते हैं कंडक्टर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा है उसको भी रिप्रेजेंट करना चाहे, अब फॉरबिडन जोन थोड़ा बढ़ गया है तो ऐसे को बोलते हैं सेमी कंडक्टर, और फॉरबिडन जोन बहुत ज़्यादा हो तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर। अब कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को जानने के बाद इस थ्योरी के बारे में आगे बढ़ते हैं। अब ये थ्योरी आगे क्या कह रही है कि वैलेंस बैंड और कंडक्टर बैंड के बीच में जब गैप कम होता है तो उसको बोलते हैं कंडक्टर सब्सटेंस। अब यहाँ पे गैप कम होने के कारण या फॉरबिडन जोन कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाएगा कंडक्टर बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करेगा। तो क्लियर है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कब होता है, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कंडक्टर बैंड में और उनके बीच में फॉरबिडन जोन कम हो। अब बात करें इसके अंदर सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन जोन ज़्यादा होता है और फॉरबिडन जोन ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन को कंडक्टर बैंड में भेजने के लिए हीट दी जाती है और हीट देने पर इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्टर बैंड में चला जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है। लेकिन इन सब्सटेंस में नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता, बट टेम्परेचर देने पर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं, उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और लास्ट बचा इंसुलेटर। अब इनमें फॉरबिडन जोन ज़्यादा होने के कारण टेम्परेचर दो या मत दो ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है इतने बड़े गैप को और नहीं पहुंच पाएगा कंडक्टर बैंड में और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होगा। अब इसका एक बार वापस रिव्यू लेना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, एमओटी के अकॉर्डिंग जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं तो ये ऑर्बिटल इस टाइप से अरेंज होते हैं कि अलग अलग बैंड बनाते हैं। ये बैंड दो टाइप के होते हैं, कंडक्टर बैंड और वैलेंस बैंड। कंडक्टर बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसको फॉरबिडन जोन कहते हैं। जब फॉरबिडन जोन बहुत कम हो या नहीं के बराबर हो तो उसे बोलेंगे कंडक्टर, और जब फॉरबिडन जोन थोड़ा बहुत हो तो उसे बोलेंगे सेमी कंडक्टर, और बहुत ज़्यादा फॉरबिडन जोन हो तो उसको बोलते हैं इंसुलेटर। अब यहाँ पे कंडक्टिविटी कैसे शो होती है कि वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो जंप होकर कंडक्टर बैंड में जाएगा तो ही इलेक्ट्रिसिटी शो होगी, लेकिन जब गैप ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता है और ये इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं कर पाते हैं, जिसे बोलेंगे इंसुलेटर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बैंड थ्योरी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड लास्ट जो हमारा था वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। धन्यवाद।